हाँ जी, फिर से समझिए जरा। फॉरवर्ड बायस में जब आपने पहली बार थोड़ा सा हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल बायसिंग की वैल्यू, तो हल्की सी करंट बढ़ चली। एक्सटर्नल बायसिंग आपने और इंक्रीज कर दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज कर दिया, जो बैरियर था वो और ढीला पड़ गया, वोल्ट तो थोड़ा सा और करंट बढ़ी। आपने थोड़ा और बढ़ा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल के इक्वल हो गया, और अब इलेक्ट्रॉन्स को, होल्स को रोकने वाला कोई नहीं, तो करंट और बढ़ गया। और फिर जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल से ग्रेटर हो गया तो फिर सपोर्ट मिलने लगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो, होल्स का फ्लो बहुत तेजी के साथ बढ़ा। तो जब तक आपका ये बैरियर पोटेंशियल से कम है आपका अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि जब तक आपका थोड़ी बहुत भी डिप्लीशन रीजन बची हुई है, तब तक भी ये डायोड में फ्लो करने वाली जो करंट है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, फ्यू माइक्रो मिली एम्पियर्स में होती है, प्रैक्टिकली अनयूजेबल होता है। तो ये जो रीजन है आपका, इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन बोलेंगे इसे? कट ऑफ रीजन। और इतनी कम करंट फ्लो होती है, इतनी कम करंट फ्लो होती है कि प्रैक्टिकली नॉट यूजेबल। कौन ये चुटकी वुटकी मार रहा है? ये कट ऑफ रीजन। उसके बाद जैसे ही आपका अप्लाइड वोल्ट बैरियर वोल्टेज तक पहुंचा, तो करंट एकदम तेजी के साथ बढ़ने लगी, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अब आप सपोर्ट मिलने लगी। जिस वोल्टेज पर आकर करंट का एकदम शार्प इंक्रीज होने लगता है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का मतलब देखो, घुटने जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया आप, यहाँ से अगर आप अपने बैठने लगो तो ये घुटने जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। और नी वोल्टेज एक्चुअली एक्चुअली जो नी वोल्टेज है जो नी वोल्टेज है वो ही एक्चुअली कितना होता है? बैरियर वोल्टेज के इक्वल होता है। नी वोल्टेज पर आकर आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज के एग्जैक्टली इक्वल हो गया। अप्लाइड वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल हो गए, या उल्टा बोल रहा हूं मैं, आपका अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के इक्वल हो गया। डिप्लीशन रीजन बिल्कुल जीरो हो गई, खत्म हो गई एकदम। अब इसके बाद जैसे ही आप थोड़ी बाइसिंग और बढ़ाते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, नी वोल्ट से ऊपर एकदम तेजी के साथ करंट का फ्लो बढ़ने लगता है। इस पूरे रीजन को बोलते हैं, जहां तक ये करंट का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, इस पूरे रीजन को बोलते हैं क्या? एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन होता है, करंट तेजी के साथ बढ़ता है, और बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस आपने और बढ़ा दिया तो करंट सैचुरेट हो गई। इसके ऊपर का बाकी सारा रीजन ये कहलाता है क्या? सैचुरेट रीजन। यानी फॉरवर्ड बायस अब आप कितना ही बढ़ाते चले जाओ, अब करंट नहीं बढ़ेगी। समझ आई? कट ऑफ रीजन में करंट की वैल्यू इतनी कम है, इतनी कम है कि वो प्रैक्टिकली अनयूजेबल है, फ्यू मिली एम्पियर या इससे भी कम। एक्टिव रीजन में करंट तेजी के साथ बढ़ती है, और सैचुरेट रीजन में करंट का बढ़ना बंद हो जाता है। अब ध्यान से देखना आप, ये हमने करंट और वोल्टेज के बीच का डायग्राम ड्रॉ करा है। करंट और वोल्टेज, वोल्टेज V और I के बीच का डायग्राम रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस, है ना? ये रेजिस्टेंस कर्व है एक तरह का। आप ध्यान से देखो, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका जंक्शन डायोड है, जंक्शन डायोड इज अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक कंडक्टर। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होता तो एक स्ट्रेट लाइन आती, चाहे वो करंट वर्सेस वोल्टेज ले लेती या वोल्टेज वर्सेस आप करंट ले लेते, स्ट्रेट लाइन आ रही होती है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब जब ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो इसके हमें जो रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उस रेजिस्टेंस को सिंपल रेजिस्टेंस ना कहकर हम डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक इसलिए क्योंकि वो रेजिस्टेंस बदल रहा है। डायनेमिक रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि बदल रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? रेजिस्टेंस, आपका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है किसके इक्वल? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। लेकिन हमने वी आई ग्राफ नहीं बनाया हुआ, आई वी ग्राफ बनाया हुआ। वाई एक्सिस पर वी वोल्टेज नहीं है, करंट है ये।
तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/स्लोप, रिवर्स रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, इस वाले डायग्राम में है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आएगा वो स्लोप कांस्टेंट तो नहीं आ रहा, स्लोप लगातार बदलते चले जा रहा है, राइट। तो इसका रेजिस्टेंस हम जो फाइंड करेंगे उसे हम बोलेंगे क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस तो लगातार इसका बदलता चला जा रहा है, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पर हम वोल्टेज और करंट का रेशियो ले लें, सपोज मैं इस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट का रेशियो ले लूं, इस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट का रेशियो मैं ले लूं, वी और आई का रेशियो, तो उसको कहा जाएगा स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या कहा जाएगा, दो तरह के रेजिस्टेंस है, डायनेमिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक तो वो कि जो बदलता चला जा रहा है, स्टैटिक किसी एक पॉइंट पर आपने ले लिया। तो ध्यान से देखना, यहाँ वोल्टेज काफी तकड़ा है, करंट बहुत कम है। जब वोल्टेज तकड़ा करंट कम है तो फिर रेजिस्टेंस कैसा होगा भाई, रेजिस्टेंस सिंपल देखो ना, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप है, यहाँ तो स्लोप बहुत कम है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, काफी हाई होगा। तो कट ऑफ रीजन में, जो ये आपका कट ऑफ रीजन आ रहा है, इस कट ऑफ रीजन में दोनों रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कौन कौन से, डायनेमिक भी और स्टैटिक भी, दोनों रेजिस्टेंस हाई है यहाँ। एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में ये लगातार बदल रहा है। एक्टिव रीजन में, इस एक्टिव रीजन में क्या बना, इस एक्टिव रीजन में आपका लो रेजिस्टेंस बन जाता है, लो रेजिस्टेंस हो जाता है। और उसके बाद सैचुरेट रीजन में, देखना जरा ध्यान से, सैचुरेट रीजन में पहले कुछ और समझो जरा,